हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मेरी थोड़ी सी 3-4 दिनों से तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। अब थोड़ा सा सही हुआ हूँ तो सोचा कि क्लास ले लिया जाए। अब रेगुलर थोड़ा रहेंगे जरूर, है ना? आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो हम लोगों ने इससे पहले लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से पहले हमको यह जानना जरूरी है कि आखिर प्रिंसिपल को कहते क्या है। प्रिंसिपल क्यों जरूरी है भाई? आप अच्छी जिंदगी के लिए अगर आप जो है कि किसी के सामने जाएंगे, आपको लोग जाने, तो आप कुछ अच्छे जो है कि स्वभाव को जो है कि अडॉप्ट करेंगे कि भाई कि अच्छा बोलेंगे, सच्चा बोलेंगे, तो आपको लोग जानेंगे। तो उसी तरीके से आप दिनचर्या में ले आते तो आपके लिए क्या हो जाता है? प्रिंसिपल्स हो जाता है। ठीक है ना? प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल ट्रूथ है। क्या है बच्चों? फंडामेंटल ट्रूथ है। बस बच्चों बच्चों की आदत पड़ी हुई है तो कह देते हैं। छोटे 11वीं 12वीं क्लास के भी बच्चों को पढ़ाते हैं ना, इसीलिए जो है कहना पड़ जाता है ना? है। तो ऐसे ऐसे फंडामेंटल ट्रूथ जो कि क्या हो, कि फाउंडेशन हो किसी भी जो है कि सिस्टम के बिलीफ में या बिहेवियर में या फिर चेन ऑफ रीजनिंग में, तो उससे क्या कहेंगे भाई? हम प्रिंसिपल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल्स कहेंगे। ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? ब्रॉड भी है और जनरल गाइडलाइंस जो है, मतलब कि एक तरीके से ये एक नहीं कह सकते कि एकदम नैरो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर बहुत ढेर सारी चीजें आती हैं, वो आगे चल करके हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। ठीक है ना? ऐसे जनरल गाइडलाइंस जो कि क्या करे, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर को जो है अफेक्ट करे और उसको सही तरीके से जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए जो मतलब कि ऐसे गाइडलाइंस होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यह जो है कि साइंस की तरह, साइंस के प्रिंसिपल की तरह रिजिड नहीं होते, ये बात ध्यान रखिएगा। कि भाई कि साइंस में क्या होता था? यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ की मतलब कि एक बार किसी ने लिख दिया, जैसे कि एक है कि भाई कि ग्रेविटी, ग्रेविटी जो है कि न्यूटन का लॉ है ना? तो न्यूटन का ही लॉ है शायद, आई थिंक। थोड़ा सा साइंस से भटक गए हैं तो याद नहीं रहता है कुछ। ठीक है। तो वो उनमें क्या है कि भाई कि उनको कंफर्म है कि ऊपर से ही अगर सेब नीचे गिराएंगे तो ऊपर से नीचे ही आएगा, ना कि नीचे से ऊपर जाएगा। तो वो क्या है, एक तरीके से रिजिड है, यूनिवर्सल है, चाहे आप कहीं पे भी चले जाए उसी तरीके से जो है कि होता है। बट यहाँ के केस में जो है ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि जो है प्रिंसिपल्स कैसे रखे जाएंगे। ठीक। या फिर क्रिएटिविटी जो है कि कोई सिचुएशन है, कोई सिचुएशन का डिमांड है, उसके हिसाब से जो है कि हम क्रिएटिविटी दिखाते हुए उस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है। आते हैं हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे। नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या कहलाता है? नेचर कौन कौन से है बताएं? यहाँ पे लिखा हुआ, एक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, दूसरा है जनरल गाइडलाइंस, तीसरा है प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, फ्लेक्सिबल है, बिहेवियरियल है, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, और कॉन्टिजेंट है। ठीक। इस सबको थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके हम लोग आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी क्या है? कि भाई कि अगर हम कोई भी प्रिंसिपल्स हम ले आएंगे, कोई भी प्रिंसिपल ले आएंगे तो क्या होगा कि हर किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, बिजनेस पे, नॉन बिजनेस पे, चाहे लार्ज हो या स्मॉल इंटरप्राइजेज हो, ये किसी भी नेचर का ऑर्गेनाइजेशन हो, उस पे क्या हो जाता है? अप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसे ही देखते हैं जो है कि, चलिए अच्छा एग्जांपल बाद में ले लेंगे, है ना? तो हर किसी पे क्या होगा? वह अप्लीकेबल होगा, यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी होता है। ऐसा नहीं है कि जो है कि एक चीज जो है कि जो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लीकेबल होगा तो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक। वो हर किसी पे अप्लीकेबल हो सकता है। जनरल गाइडलाइंस यानी कि ये क्या होती है? जनरल गाइडलाइंस होती है, अभी हमने ऊपर बात की थी ना, है ना? इसके लिए कि भाई कि मतलब कि किसी एक्शन को करने के लिए जो है कुछ जनरल गाइडलाइंस होती है,
लेकिन जरूरी नहीं कि हर सिचुएशन के लिए, हर मैनेजरियल प्रॉब्लम के लिए जो है कि वहां पे हेल्थ गाइडलाइंस दी जाए। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो डायनेमिक होते हैं, मतलब कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होता है, डायनेमिक होता है, तो उसके सिचुएशन बेस्ड पे हम क्या कर देते हैं, डिसीजंस लेते हैं। लेकिन कुछ जो है कि कुछ एक्शंस के हिसाब से जनरल गाइडलाइंस होता है, ठीक है। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ऐसा नहीं है कि किसी ने लिख दिया ऐसे ही जो है थ्योरी में, वो बार बार जो है कि नॉलेज करके, एक्सपेरिमेंट्स करके, एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स जो है कि इन लोगों का रहा है। आप पता करेंगे तो पाएंगे कि जितने भी लोगों ने इसको डेरिवेशन किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं जो है कि किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, मैनेजर पद पे हैं, या फिर बहुत बड़े आगे बढ़े हुए हैं। तो धीरे धीरे करके उनका एक 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 तरीके से जैसे जैसे काम करते गए, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते गए, एक्सपेरिमेंट करते गए, उसी के हिसाब से उनका नॉलेज भी बढ़ता गया, एक्सपीरियंस हुआ, उसी हिसाब से जो है कि इसको फॉर्म किया गया, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि साइंस की तरह रिजिड नहीं होते, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होते हैं। ट्रूथ तो होते हैं बट यूनिवर्सल नहीं होते हैं। वह जो है कि हमेशा प्रिंसिपल जो है कि एडाप्ट या फिर मॉडिफाई किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि कैसी प्रैक्टिस है सिचुएशन के हिसाब से, है ना। मेनली क्या होता है कि बिहेवियरियल पे जो है कि मैनेजमेंट जो है बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर पे जो है कि वर्क किया जाता है कि नहीं। मैनेजमेंट में अभी देखेंगे तो अक्सर जो है कि क्या होता है कि बात ही होती है ह्यूमन बिहेवियर पे, ठीक। इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एज दे आर बिहेवियरल नेचर, ठीक। ह्यूमन के बिहेवियर पे बात किया जाता है। काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, है ना। ये सारे सिचुएशंस पे क्या हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहा जाता है, ओके। एक कंटीजेंट क्यों कहा जाता है, ये डिपेंड करता है कि भाई कि कैसे सिचुएशन है, पर्टिकुलर पॉइंट के हिसाब से जो है कि उसको डिजाइन किया जाता है। डिपेंड किया जाता है कि कौन सा जो है कि सिचुएशन या कौन सा प्रिंसिपल अप्लीकेबल होगा, तो उसके हिसाब से जो है कि हम क्या कर देते हैं, अप्लीकेबिलिटी देखते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, ये कॉन्टीजेंट होता है, ओके। अब आगे चल करके आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। पहला क्या है, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, गाइड करता है किसको, मैनेजर्स को। किस चीज के लिए, कि भाई कि कोई रियल वर्ल्ड सिचुएशंस है, उस पे जो है कि गाइड करता है, प्रोवाइड गाइडेंस प्रोवाइड कराता है कि आपको किस तरीके से वर्क करना है ना। और ये सब प्रिंसिपल्स उसके नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हैं, कि सारे जितने भी मैनेजरियल सिचुएशंस है और सर्कमस्टेंसेस है, डिपेंड करता है कि वहाँ का कैसा सिचुएशन अराइज कर रहा है, उसके हिसाब से उसको जो है कि टैकल करना है, या फिर उसको जो है कि उसको सॉल्व करना है। तो वो किसके हिसाब से हो पाता है, ये जो है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से ही हो पाता है, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। भाई कि अगर कोई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, तो एक तरीके से जो है कि क्या कर सकता है कि भाई रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकता है। ऐसा क्यों किया जाता है, सिंपल सी चीज है कि कहीं पे भी आप जाओगे, रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड है। क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। चाहे कहीं पे भी, चाहे आप जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर सोसाइटी के बारे में बात करो, या एनजीओ के बारे, किसी के भी बारे में बात करोगे, तो रिसोर्सेज क्या रहेंगे, हमेशा लिमिटेड रहेंगे, अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज है उसी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अच्छा से अच्छा यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। ऑप्टिमम का मतलब क्या हुआ, कि मिनिमम टाइम और जो है कि मिनिमम टाइम, मिनिमम वेस्टेज और मैक्सिमम आउटपुट, इस हिसाब से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को हम क्या करते थे, डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इक्विप द मैनेजर्स टू सी द कॉज एंड इफेक्ट of their decision and actions
दस रिड्यूस वेस्टेज। अभी हमने क्या बताया कि जो है कि वेस्टेज को क्या कर सकता है, रिड्यूस करेगा। ठीक है, टाइम को रिड्यूस करेगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, है ना। ठीक, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, मैक्सिमाइजेशन कॉस्ट का जो है कि मिनिमम कॉस्ट करेगा और बेनिफिट जो है मैक्सिमाइज करेगा। ठीक, साइंटिफिक डिसीजंस, अगर कंपेरेटिवली देखा जाए तो यह क्या होता है, डिसीजन साइंटिफिकली तरीके से किए जाते हैं। ऐसा ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो है कि जो जनरल सिचुएशंस है उस पे जो है कि ये सारे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, लागू होते हैं। ठीक है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मस्ट बी टाइमली रियलिस्टिक एज सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। ठीक है, प्रिंसिपल्स आर फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रीजुडिस, मतलब कि बायस या प्रेजुडिस से जो है कि एकदम फ्री होने चाहिए, है ना। हमेशा जो है कि क्या होना चाहिए, इंटेंडेड पर्पस में जो है कि क्या होना चाहिए, जस्टिफिएबल होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, जो हम इवेल्युएशन करना चाहते हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। ओके, मीटिंग द मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि भाई कि इन्वायरमेंट क्या होता है कि लगातार चेंज पे चेंज होते जा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक जैसी सिचुएशन हमेशा हो। ठीक, कभी अच्छा सिचुएशन, कभी बुरा सिचुएशन, तो डिपेंड करता है। तो वो बताता है कि जैसा सिचुएशन है या इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स जैसी है उसके हिसाब से क्या कर सके हम, जो है कि हम उसको मतलब कि अफेक्ट कर सके या उसको जो है कि हेल्प कर सके ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से जो है कि करने के लिए। ठीक है, फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हमने बताया कि भाई कि रिसोर्सेस क्या है, कि भाई कि जो हम रिसोर्सेज वर्क ले रहे हैं वो भले कहते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन का है, लेकिन उसमें भी तो सोसाइटी भी तो आ जाती है। तो अगर सोसाइटी को हम वो करते हैं, हम यूज करते हैं, तो उसके हिसाब से तो हमको इन अवेयरनेस भी तो बढ़ानी पड़ेगी, हमारी जो है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बढ़ेगी, है ना। तो देखा जाए तो यह भी जो है कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी जब ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ही नहीं बल्कि जो है कि इसके लिए भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए भी जो है फुलफिल करने में सहायता करता है। ओके, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्चेस। मैनेजमेंट क्या कराता है भाई कि हर किसी को जो है कि जितने भी मैनेजर्स हैं या फिर जो है कि वहाँ के वर्कर्स हैं, उनको जो है कि क्या कराता है कि नॉलेज में इंक्रीजमेंट होता है, क्योंकि भाई ट्रेनिंग कराता है, एजुकेशन देता है, रिसर्चेस कराता है। ठीक, तो इससे जो है कि क्या होता है कि उनको फायदा होता है और वो अच्छे से इफेक्टिवली तरीके से काम कर सकते हैं, है ना। अब आते हैं हम लोग जो है कि टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर्स के जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट पे हम लोग बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। इसे जो है कि एफ डब्ल्यू टेलर ही नाम है इनका। टेलर्स बोलते हैं, इसे टेलर्स साइंटिफिक जो है कि मैनेजमेंट बोलते हैं, एफ डब्ल्यू टेलर ही आए थे। ठीक है, तो यह जो है कि किस तरीके से देखा जाए तो जो स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स है, मेथड्स हैं या ट्रेंड पर्सनल्स है, उसके हिसाब से जो है कि ये क्या किया गया, यह फॉर्म किया गया है। ठीक, और इस तरीके से फॉर्म किया गया है ताकि उसके क्वालिटी को जो है कि बढ़ाया जा सके और कॉस्ट को क्या कर सके, रिड्यूस किया जा सके, वेस्टेज को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, ताकि जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो सके। ठीक? तो यह देखा जाए तो यह क्या किया जाता है, ये बेस्ट मेथड है किसके लिए, भाई एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, टेलर्स साइंटिफिक, मतलब ये एक साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक, यह जो है कि किसके थ्रू डेवलप किया गया, स्टडी और एनालिसिस के थ्रू डेवलप किया गया है। ठीक? इसमें जो है ये है साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब।
यानी कि यह साइंस तो है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वह साइंटिफिक स्टडी और जो है कि एनालिसिस से इसको बनाया गया है, उसको जो है कि एक ऑर्डर तरीके से जो है कि किया गया है। बट यह नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि वही चीज को अप्लाई करना यह जरूरी नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यह कब पूछता है कि भाई कि जो है कि रूल ऑफ थंब जो है कि भाई साइंस साइंस क्या कहता है? यूनिवर्सल ट्रूथ कहता है। बट यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह ऐसा होता नहीं है कि भाई कि वही जरूरी नहीं कि एक जैसा ही जो है कि लगा दिया जाए। हमेशा क्या हो सकता है कि भाई कि बराबर स्टडी होता रहेगा, बराबर क्या होता रहेगा, स्टडी होता रहेगा, एनालिसिस होता रहेगा। भाई जो ओल्ड रूल है वो न्यू रूल को क्या करेंगे? रिप्लेस, ओल्ड रूल्स को रिप्लेस करेंगे न्यू रूल्स, है ना? तो अगर कोई मिस मेथड होगा तो उसको जो है कि हिट एंड मिस मेथड के हिसाब से जो है कि हम चलाते हैं। ठीक है, तो वो मतलब कि एक तरीके से उसको हटाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि उसी को जो है कि यूज किया जाए। हमेशा जो है एक्सपेरिमेंट करना चाहिए नए टेक्निक्स के थ्रू, और जो है सिंपलर इजियर और क्विकर जो है कि हमको क्या करना चाहिए, मेथड्स को यूज करना चाहिए। ओके। या किसके थ्रू जो है कि वर्क स्टडी के थ्रू जो है कि इसको इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। जितने भी ट्रेडिशनल मेथड है, अगर वो सही तरीके से नहीं चल रहे हैं तो उसको क्या किया जा सकता है? उसको सही किया जा सकता है ना? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कि हम मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में क्या होना चाहिए? कंप्लीटली जो है कि एक सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है कि मैनेजमेंट अलग चल रहा है, वर्कर्स अलग चल रहे हैं। मैनेजमेंट अपना मन कर दिया कि जो मन किया वो कर रहा है, वर्कर्स जो मन कर रहा है अपना कर रहे हैं। दोनों के बीच में एक दूसरे का क्या होना चाहिए? सामंजस्य होना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, है ना? अगर कोई दिक्कत हो तो उसको एलिमिनेट करना चाहिए। कोई कंफ्लिक्ट हो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू, ऑब्जेक्टिव में, तो उसको जो है कि क्या करना चाहिए? उसको दूर करना चाहिए, ना कि उसके साथ क्या करना चाहिए? झगड़ना चाहिए वर्कर्स से और मैनेजर्स के बीच में। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक। और क्या है? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। भाई मैनेजमेंट का काम ही क्या है? मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि भाई कि ढेर सारे लोग कॉपरेट करें एक दूसरे के साथ, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ बढ़ सके। तो कॉपरेशन ही उनका पहला एम होता है मैनेजमेंट का। ठीक। और यह जो है एक एक्सटेंशन ऑफ इसी का है, हार्मनी नॉट डिस्कार्डेड का। हमने भी बात किया कि अलग अलग न करके एक साथ जो है कि करना चाहिए। वही बात ऊपर भी कहता है, लेकिन थोड़ा सा इससे जो है कि क्या कर दिया गया, हल्का सा जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया कि भाई कि यह भी होना चाहिए कि भाई कॉपरेशन भी होना है। रिस्पेक्ट तो होनी होनी चाहिए, लेकिन कॉपरेशन भी होना चाहिए। ठीक। लेबर्स और मैनेजमेंट के बीच में, बजाय इंडिविजुअलिज्म, मतलब कि भाई कि मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है, भाई हम अकेले काम करेंगे, दूसरे को हम अपने बीच में नहीं लाएंगे या किसी को हम इंटरफेरेंस नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक। तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए, एक दूसरे के साथ जो है कि म्यूचुअल कोऑपरेशन करते हुए हम उसको जो है कि अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। ओके। इंकरेज करना चाहिए इस चीज के लिए, है ना? वे कि अगर जो स्ट्राइक पे जा रहे हैं और कोई अनरिजनेबल रिजनेबल डिमांड कर रहे हैं, तो उसको जो है कि ध्यान देना चाहिए कि भाई कि ऐसा ना करे। वो जो है कि एम्प्लॉयज को भी ऐसा समझना चाहिए, मैनेजमेंट को भी देखना चाहिए भाई कि उसके लेबर्स के साथ कोऑपरेशन करे, उनकी रिस्पेक्ट करे। ये सब सारी बातों को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ओके। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। भाई जितने भी पर्सन्स हैं, जितने भी पर्सन्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, जो है कि अगर किसी वर्क को असाइन कर दिया गया है, तो वह क्या होना चाहिए भाई कि उनके एबिलिटी के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, उनकी एबिलिटी के अनुसार होना चाहिए। और जैसे जैसे इंक्रीज करता जाए, ठीक, जैसे जैसे इंक्रीज करता जाए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते जाए, उसको धीरे धीरे चेंज करते जाना चाहिए। लेकिन एक हमेशा हमेशा ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले उसको इस तरीके से असाइन होना चाहिए
कि ताकि वह जो है कि क्या कर सके भाई कि उसकी एबिलिटीज को जो है अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके, है ना। अब आ जाते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये पहले हम लोग क्या पढ़े थे, चार जो है कि प्रिंसिपल्स थे, चार प्रिंसिपल्स है टेलर्स के, लेकिन टेक्निक्स कितने हैं, गिने, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात टेक्निक है, सेवन टेक्निक्स। पहला क्या कहता है, फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का क्या मतलब है, देखते हैं। यह जो है कि आपके पास क्या है, एक तरीके से कि यह जो है एक चार्ट है। पर सबसे पहले फैक्ट्री मैनेजर है ना, प्लानिंग इंचार्ज है, प्रोडक्शन इंचार्ज है। कि प्लानिंग क्यों कर रहा है, प्रोडक्शन अलग इंचार्ज बनाया गया है। उसके अंडर में जो है कि हेड क्लर्क है, रूट क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, डिसिप्लिनरिज्म है। ठीक है, फिर इसी तरीके से स्पीड बॉस है, यहाँ पे गैंग बॉस है, रिपेयर बॉस है, ठीक, इंस्पेक्शंस है। और ये सब क्या कहलाते हैं, वर्कमैन कहलाते हैं। तो इस तरीके का जो है कि अगर रिलेशनशिप मतलब कि एक तरीके से यह जो है कि इस तरीके से उन लोग चलेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल फोरमैनशिप। यानी फंक्शन के आधार पे क्या कर दिया जाता है, इनका बंटवारा कर दिया जाता है। भाई की प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग का अलग से कर दे, देख रहे हैं भाई कि भाई की इनका क्लर्क है अलग है, इनका क्लर्क अलग है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क अलग है, और ये चीज अलग है। अगर प्रोडक्शन की बात किया जाए तो प्रोडक्शन में भाई की स्पीड बॉस है, भाई की देख रहा है कि अपना इस कैसा जो है चल रहा है ना। भाई गैंग बॉस है भाई को उसको जो है कि सही तरीके से करने की कोशिश, रिपेयर है, रिपेयर का मतलब कि कोई चीज खराब हो गई उसको सही कर रहा है, इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्ट करता है कि भाई कि कोई चीज गलत हो रही है सही हो रही है, इन सब बातों पे ध्यान देते हैं। इस तरीके से जो है कि अगर हम क्या कर देते हैं कि भाई कि अलग अलग कर देते हैं किस किस के बीच में, भाई कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को जो है कि अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने यही बात तो की ना कि प्लानिंग इंचार्ज कर दिया, प्रोडक्शन इंचार्ज कर दिया, यानी कि दो चीजों को अलग अलग कर दिया गया फंक्शंस के हिसाब से, ठीक है ना। सुपरविजन को अलग कर दिया गया। तो इस हिसाब से अगर इस तरीके से हम लोग करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, फंक्शनल फोरमैनशिप कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। भाई सुपरविजन क्या किया जाता है, भाई सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, इस फंक्शंस इज टू बी इंस्ट्रक्टेड टू अ फोरमैन, ये है ना, ठीक। ये अलग अलग फंक्शंस में क्या कर दिया गया, हमने बांट दिया, आठ में बांट दिया, ठीक। इसमें लिखा भी है यह जो है कि क्या है, एट फॉरमैन है ना। उस तरीके से हमने क्या कर दिया, बांट दिया। किसको बांट दिया भाई, प्लानिंग को अलग से बांट दिया, और जो है कि एग्जीक्यूशन को अलग से बांट दिया। किस लिए, ताकि परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। जिसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल फोरमैनशिप कहते हैं, ठीक। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। भाई हर किसी बिजनेस का क्या जो है कि मेन एम होता है, भाई मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो सकता है, मैक्सिमाइज भाई प्रोडक्शन अच्छा करना है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, या मैक्सिमाइज आउटपुट होना चाहिए। तो इस चीजों को जो है कि अगर हम करेंगे तो कब कैसे हो पाएगा, भाई स्टैंडर्डाइजेशन हम करेंगे, मिनिमम एरर के साथ अच्छा, मैक्सिमम एफर्ट के साथ अच्छा करेंगे, वर्क को सिंप्लीफाई करेंगे, तभी ना हमारा क्या कहते हैं कि काम आगे बढ़ेगा। तो हमेशा जो है कि स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन आप वर्क करेंगे, ठीक। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ही यही हुआ कि भाई कि जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज किया जाए वह किस किस चीज के लिए किया जाए, मैक्सिमम आउटपुट के लिए किया जाए, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वेराइटी साइजेस एंड ग्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यानी कि आलतू फालतू की जितनी भी चीजें हम लोग करते हैं, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, उसको धीरे धीरे करके हटाना चाहिए, जो है कि एकदम सिंप्लीफाई कर देना चाहिए, है ना। ताकि क्या हो सके भाई कि उसका जो है कि ग्रेड्स अच्छा हो सके, साइज अच्छा हो सके, वेराइटीज जो है अननेसेसरी फालतू वाली चीजों को हटाया जा सके। इससे क्या होता है कि भाई कॉस्ट वेस्ट
कॉस्ट जो है कि सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर्स मशीन एंड सॉरी, ठीक है। यह जो है कि इसको कम किया जा सकता है अगर हम क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क करेंगे तो। और यह जो है कि इसका क्या करेगा भाई कि जितने भी इक्विपमेंट है उसका अच्छा यूटिलाइजेशन और जो है कि टर्नओवर को इंक्रीज किया जा सकता है। ओके। मेथड स्टडी, भाई कि अगर हम कोई काम करते हैं, किसी काम करने के दो तरीके होते हैं, चार तरीके हो सकते हैं, आठ तरीके हो सकते हैं, कितने भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका क्या होगा, बेस्ट मेथड क्या होगा, इसको हम कैसे जो है कि आइडेंटिफाई करेंगे, तो डिपेंड करता है कि भाई कि आप कैसा सिचुएशन हो रहा है, कैसा काम हो रहा है। ठीक है। तो कोई एक अच्छा सा जो है कि क्या करेंगे, ताकि मतलब कि कोई अच्छा सा मेथड यूज करेंगे ताकि क्या हो सके, मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी और रिसोर्सेज को यूज किया जा सके और कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके, ताकि क्या हो सके, मैक्सिमाइजेशन ऑफ क्वालिटीज एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स हो सके। भाई कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो क्या होगा, है ना। जैसे एक समय नोकिया से सब बहुत ही सेटिस्फाइड थे, आजकल लोग सेटिस्फाइड नहीं है ना। मेथड पहले कुछ और था, आज कुछ और होना चाहिए था, बट उन्होंने चेंज नहीं किया, इस वजह से दिक्कत में आ गए। ओके। मोशन स्टडी, मोशन स्टडी का मतलब क्या हुआ कि भाई की स्टडी ऑफ प्रोडक्टिव मूवमेंट, है ना, कि भाई कि प्रोडक्टिव मूवमेंट का क्या होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए। यह हमेशा ध्यान देना चाहिए भाई कि आइडेंटिफाई और एलिमिनेटिंग ऑफ वेस्टफुल मूवमेंट्स, आलतू फालतू की चीजों को जो है कि क्या करना चाहिए, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए। सपोज कीजिए कि जैसे कि भाई कि एक काम है, मतलब कि भाई कि अगर कोई एक तरीके से एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए एग्जांपल लेते हैं। कोई वर्कर है, वर्कर मोबाइल लेकर के अंदर चला गया, ठीक है। वर्कर मोबाइल लेकर के अंदर चला गया तो वो क्या करेगा, भाई वर्कर के पास बहुत ज्यादा, जैसा कि मतलब देखने को मिलता है, ऐसा नहीं मैं किसी को जो है कि हर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ऐसा देखने को मिलता है कि उनको पास दो ही काम होते हैं, या फिर काम करेंगे या फिर जो है कि मोबाइल में कुछ पिक्चर्स या फिर कुछ ऐसी चीजें देखेंगे। अगर खुदा ने खास्ता कि भाई कि अगर ध्यान न दिए कि भाई कि उन्होंने क्या किया कि ऐसे सब मशीनें चला दी और जो है कि मोबाइल पे पिक्चर्स देख रहे हैं, तो क्या होगा, इससे दिक्कतें आएंगी भाई कि कभी मशीन खराब हो सकती है, या फिर प्रोडक्शन खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये ध्यान दिया गया कि भाई कि मोबाइल क्या है, मोबाइल बहुत खराब चीज है। तो आजकल देखेंगे कि जितने भी जो है कि वो की है फैक्ट्रीज है, उन सब में मोबाइल क्या है, प्रोहिबिटेड है। ठीक। दूसरी बात, बीड़ी, ठीक है। वर्कर्स या छोटे जो है कि वर्कर्स के बीच में यह सब प्रचलित है, बीड़ी है, शराब है, ये सब जो है कि आते हैं, पीते हैं, बैठ करके वो फैक्ट्री में पिएंगे, पता लगे एक तो पिए और जो है कि बगल में गिरा दिए, फैक्ट्री ऐसी की तैसी हो गई भाई, धड़ाम से उड़ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वह सब चीजें चेक करके देखा जाता है। गुटखा हो गया कि भाई कि जो मतलब कि कहीं भाई कि थोड़ा साफ सुथरा रहेगा तो अच्छा प्रोडक्शन होगा ना। सॉरी, थोड़ी सी आवाज में भी और गले में दिक्कत है, इस वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत है ना। तो ऐसे मोशंस को क्या करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए, उसको जो है कि कम से कम कोशिश करना चाहिए कि उसको हटाया जाए, ताकि वो जो है कि क्या हो सके, कि भाई कि जो भी काम कर रहे हो वो टाइम, कम से कम टाइम में अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन दे सके। ठीक है। टाइम स्टडी में क्या करते हैं, इसी जिस तरीके से मोशन हम कर रहे हैं, इस तरीके से हम क्या कर देते हैं कि भाई कि कोई भी जो है कि जॉब होता है उसका हम स्टैंडर्ड टाइम एक जो है कि डिसाइड कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक यूनिट बनाने में 5 मिनट लगना है, एक एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड टाइम में, लेकिन कोई 10 मिनट लगा रहा है, कोई 12 मिनट लगा रहा है, तो गड़बड़ है ना। 4 मिनट लगा रहा है तो अच्छी बात है। तो इस इन सब चीजों के लिए क्या किया जा सकता है भाई कि उनके लिए जो है कि एक इंसेंटिव आप निकाल दोगे कि अगर आप अच्छा कर ले जाओगे, भाई कि अच्छा प्रोडक्शन अच्छा कर ले जाओगे, यूनिट अच्छे निकाल ले जाओगे, तो हम क्या करेंगे, आपको इंसेंटिव्स देंगे। जब इंसेंटिव्स देंगे तो क्या होएगा कि भाई लोग अच्छा काम करेंगे, कम से कम समय में अच्छा से अच्छा काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है।
तो यह हमेशा ध्यान दिया जाता है कि भाई कि एक स्टैंडर्ड टाइम लेकर के और उनके एक्चुअल टाइम से जो है कि एक कंपेयर कराया जाता है। ओके। स्टैटिक स्टडी का इसमें क्या होता है भाई कि जितने भी रेस्ट इंटरवल्स है ना, इस चीज को हम क्या देखते हैं, इसको जो है कि हम चेक करते हैं कि कितना जो है कि वर्कर को रेस्ट चाहिए, कितना रेस्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा तो नहीं ले रहा है, ठीक है, या फिर जो है कि कम तो नहीं ले रहा है, कम ले रहा है भाई कि उसका स्टेमिना ही जो है क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, है ना। जैसे कि लोग क्या करते हैं, 18-18 20-20 घंटे हम लोगों हमने सुना है कि 16-16 घंटे काम करते हैं भाई, कि 16 घंटे 24 घंटे ही होते हैं आपके पास, 16 घंटे ऐसे काम कर लिए, आप सही से नींद लोगे नहीं, सही से खाओगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा। इस चीज को भी ध्यान दिया जाता है भाई कि जो है कि उनके लिए प्रॉपर रेस्ट का भी इंतजाम होना चाहिए, है ना। भाई 2 घंटे 4 घंटे काम कर ले, 10 मिनट 15 मिनट रेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर इंटरवल होना चाहिए, ताकि उसको क्या हो सके भाई कि जो है कि अपना स्टेमिना को रिगेन कर सके, ताकि जो है एक्सीडेंट हो, रिजेक्शंस हो, या फिर कोई इंडस्ट्रियल सिकनेस हो, उस सबको क्या किया जा सके, एवॉइड किया जा सके, ठीक है। अब आ जाते हैं डिफरेंशियल पीस ऑफ वेजेस सिस्टम, है ना। डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम का क्या मतलब है कि भाई कि जी, कई तरीके से वर्कर्स होते हैं, कुछ एफिशिएंट वर्कर्स होते हैं, कुछ इनएफिशिएंट वर्कर होते हैं, कुछ कामचोर बोलते हैं ना, कामचोर होते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं बहुत अच्छा, कि भाई कि हमने 10 बनाने थे 15 यूनिट बना दिए, कोई कह रहा है 10 यूनिट बनाया था हमने तो एक भी सही से नहीं बनाया, लेकिन पैसा तो वही पाएंगे, ऐसा उनको लगता है। तो यह जो है कि क्या कर देता है कि भाई कि जैसे जैसे जितना जितना आप बनाओगे उसके हिसाब से अब क्या किया जाएगा, आपका वेजेस दिया जाएगा प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, ठीक? तो उसको तो काम करना पड़ेगा, कोई एक स्टैंडर्ड आउटपुट उनको बना बता दिया जाता है कि इतना तो आपको करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो जो है वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, तो हाँ वो आपको कम पैसे दिए जाएंगे, ठीक। हमेशा टू पीस रेट यूज किया जाता है कॉमनली, एक एक वो मतलब भाई कि जितना जितना स्टैंडर्ड सेटअप किया गया उतने तक एक दूसरा के मोर देन स्टैंडर्ड आउटपुट के हिसाब से, है ना। इस या फिर एफिशिएंट या स्लोअर इन या इनएफिशिएंट वर्कर्स के हिसाब से, तो उसके हिसाब से क्या किया जा सकता है, उनको जो है कि वेज वेज दिया जा सकता है। जो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उनके लिए जो है कि रिवार्ड दिया जाएगा, जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे उनको जो है कि क्या किया जाएगा, पनिश भी किया जा सकता है, ठीक। अब आ जाते हैं फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हम एफडब्ल्यू टेलर के बारे में पढ़ रहे थे, अब हेनरी फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हेनरी फ्यूल जो है कि उन्होंने क्या करने की कोशिश की भाई कि वर्कफोर्स और जो है कि प्रोडक्टिविटी को अच्छा करने की वर्कफोर्स एफिशिएंट करने की कोशिश की और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की, ठीक है। इसके रिगार्डिंग उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे, कितने 14 प्रिंसिपल्स। अब आपको ध्यान कि दिया जाए कि भाई कि अगर 4 प्रिंसिपल्स के बारे में बात किया जाए तो किनके किनकी बात किया जाएगा, उसमें 4 रूल और 7 टेक्निक्स थी, बट यहाँ पे क्या है 14 रूल्स है, कितने हैं 14 रूल्स, ठीक। ये है 14 प्रिंसिपल्स। अब इसको गिनते हुए ना गिनते हुए हम लोग डायरेक्ट जो है कि इस पे आकर के हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि भाई कि डिवीजन ऑफ वर्क, भाई अगर हम कहें कि जो है कि आपको कल एग्जाम देना है तो क्या आप दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। तो अगर कह दिया जाए 2 महीने बाद, कर दोगे हाँ दे देंगे, लेकिन रेस्ट भी ले लेंगे, फिर 2 दिन पहले कहेंगे कि यार कि हमने कुछ पढ़ाई नहीं की। ऐसा होता है, जनरली होता है, मैंने देखा भी है, मैं भी इससे बहुत जूझता रहा हूँ। खैर काफी चीजें जो है कि भाई स्टूडेंट लाइफ में तो हमेशा ऐसी चीजें होती रहती है, ठीक है। तो वह क्या कहते हैं कि भाई कि अगर हम ध्यान देते कि जो है कि हमारा वर्क अगर थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ते रहते तो लास्ट टाइम में क्या होता,
हम अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। लेकिन हम क्या कर देते हैं, लास्ट टाइम के लिए रखते हैं। तो क्या करते हैं कि भाई कि अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क करते तो अच्छा परफॉर्म कर देते। इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी क्या किया जाता है कि भाई कि डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि लोग अच्छा परफॉर्म कर सके। भाई बड़े से बड़े काम को जो है कि छोटे छोटे जो है कि स्मॉलेस्ट जो है कि टास्क या जॉब में क्या किया जाएगा, असाइन कर दिया जाएगा। किसको असाइन किया जाएगा? ट्रेंड स्पेशलिस्ट को, है ना? ताकि अच्छे से काम कर सके, तो वह क्या कर सकता है कि ग्रेटर एफिशिएंसी को, स्पेशलाइजेशन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देगा। ठीक है। इसी तरीके से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखा जाए तो अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई कि जिसके पास पावर हो, किसके लिए? डिसीजंस को टेक करने के लिए। भाई कि डिसीजंस लेने के लिए क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होना कि भाई कि कोई जो है कि जो जॉब असाइन किया गया था वो टाइमली क्या हो जाए, भाई कि उसको पूरा हो जाए, है ना? ठीक। तो यह जो है अथॉरिटी और जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आप समझ ही गए होंगे, है ना? और इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। ठीक। बैलेंस का क्या मतलब है भाई कि भाई कि जैसे जैसे जिसके पास जितनी अथॉरिटी होगी उसी के हिसाब से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। भाई मेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक्स एन एग्जीक्यूटिव लेस इंटरेस्टेड इन डिस्चार्जिंग ड्यूटीज। यानी क्या होगा कि भाई कि जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन अथॉरिटी ही नहीं है। भाई हम हमारे पास क्या है कि भाई कि हम, एक बात है कि हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन या एक दुकान है, उसका हमारा रोज हमको शटर गिराने का काम है। बट हमारे पास चाबी ही नहीं है, तो हम शटर गिरा के करेंगे क्या? रोज शटर गिरा के कोई का वो थोड़ी होगा। हमारे पास चाबी भी होना चाहिए भाई, ताकि उसको हम बंद करके मालिक को हम पकड़ा सके। वो हमारे पास चाबी का मतलब अथॉरिटी हुआ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? हमको शटर गिराना हुआ। ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि भाई कि जब तक जो है कि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई बट अथॉरिटी नहीं हुई, तो उसमें क्या हो जाएगा? वे जो ड्यूटी होगी उसमें जो है कि इंटरेस्ट कोई नहीं लेना चाहेगा। ठीक है। इसी तरीके से भाई कि अथॉरिटी बहुत ज्यादा दे दिया लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, तो वो क्या करेगा? मिस यूज ऑफ पावर करेगा। ठीक। एक एग्जाम्पल लिया जाए तो ये अचार की बात किया जाता है, जैसे कि बहुतों में आप सुनोगे कि जो है कि ये अचार ने आज ऐसा करने की कोशिश की, वैसा करने की कोशिश की। सुनते होगे, है ना? कई ढेर सारे लोगों के मुंह से, या फिर जो आपके जो है कि मित्र ही जॉब में होंगे, प्राइवेट जॉब में होंगे, तो पता होगा। तो कि एक तरीके से जो है कि एचआर, मतलब ऐसा नहीं कहते लेकिन कभी कभी जो है कि ऐसा लगता है कि मिसयूज ऑफ पावर करते हैं। उनके पास कोई अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन उनके पास अथॉरिटी बहुत ढेर सारा होता है, ऐसा लगता है। ठीक है। एक एग्जांपल ले रहे, कोई मतलब कि दिल पे ना ले कि ऐसा होता ही होता है। ठीक। तो वो क्या हो सकता है कि भाई कि मिस यूज ऑफ पावर होने लगता है, तो उसको भी जो है कि एक तरीके से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे का पूरा है, एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं होता है। ठीक है। डिसिप्लिन की बात किया जाए तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स या फिर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट नहीं रहेंगे, तो भाई वर्किंग कैसे चलेगा? ठीक। तो कोई भी अच्छा वर्किंग चलने के लिए क्या होना चाहिए? भाई जितने ऑल लेवल्स क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, ताकि भाई कि पता हो सके कि अगर कोई अच्छा काम करोगे तो रिवार्ड भी मिले, और जो है कि नहीं काम सही से किए तो क्या हो जाए, पेनल्टीज भी उनको होनी चाहिए। ठीक। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड में यूनिटी हो। जैसे यहाँ पे दो अप्रोचेज लिखे हैं, एक राइट अप्रोच है, एक रॉन्ग अप्रोच है। रॉन्ग अप्रोच में भाई कि दो सुपरियर हो गए, दो सुपरियर हो गए, इनके नीचे ही सिर्फ तीन ही जो है क्या है, सबॉर्डिनेट है। 1 2 3 है। ठीक है। दोनों ही कोशिश कर रहे हैं तीनों को जो है कंट्रोल करने की, तो क्या कंट्रोल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। जबकि किसी एक जो है कि तीन को कंट्रोल करना चाहेगा तो कंट्रोल कर सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यूनिटी ऑफ कमांड भी होना चाहिए कि भाई कि एक कोई सुपीरियर हो, ताकि उसको क्या कर सके, सभी को जो है ऑर्डर प्रॉपर दे सके, है ना? वरना क्या हो सकता है? कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्लिक्ट पैदा हो सकता है, और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो सकता है। भाई फला इसने भी वही वर्क बताया, इसने भी वही वर्क बताया, दोनों का अलग अलग, भाई इसको अलग बताया, इसको अलग बताया, इसको अलग बताया, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा ना। कोई एक पर्सन बोलेगा तो पता रहेगा किस पर्सन को कितना जो है कि हमने
जॉब असाइन किया हुआ है। ठीक। यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, भाई सभी का डायरेक्शन किसके पीछे होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ होना चाहिए। ठीक। तो एक किसी एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू होना चाहिए और उसमें कोऑर्डिनेशन और फोकस्ड एफर्ट होना चाहिए ताकि अच्छे से अच्छा काम हो सके। ठीक। ऐसा कब होगा? जब इस ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैव सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। एक हेड और एक प्लान होगा तभी जो है कि क्या हो सकता है, एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो सकता है। कोई एक पर्सन बताएगा, कोई एक प्लान के तरीके से चलेगा तभी हो पाएगा, है ना? नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओके, इसी को हम क्या कर देते हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन और डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक। अच्छा, इसमें यह जो है कि इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस में अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, दोनों एक जैसा दिखता है लेकिन जो है कि दोनों में अलग अलग जो है किया जाता है। जैसे कि भाई कि यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, सबऑर्डिनेशन का डुप्लीकेशन जो है, डुअल सबऑर्डिनेशन को जो है कि हटाता है। जबकि यहाँ पे क्या है कि भाई डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज को जो है कि हटाने का काम करता है। एक प्लान के अंदर में काम करेंगे तो सारी जो डुप्लीकेट्स एक्टिविटीज है वही अलग अलग प्लान्स में अलग अलग भाई एक्टिव सिमिलर एक्टिविटीज हो सकती है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि अलग अलग एक्टिविटीज हो। ठीक है, या इंडिविजुअल एम्प्लॉयज पे का एफर्ट होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एफर्ट होता है। ठीक। और यहाँ पे क्या होता है कि भाई कि सबऑर्डिनेट को जो है कि इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट, मतलब कि एक किसी सबऑर्डिनेट्स पे क्या होता है कि भाई कि इफेक्टिवली जो है कि इसको लीड करने की कोशिश की जाती है। जबकि यहाँ पे क्या है, इस बहुत ढेर सारे एम्प्लॉयज और मैनेजर्स का कोऑर्डिनेशन यहाँ पे करता है, मांगता है। ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप जो है सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में होता है, जबकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स एंड गोल के बीच में जो है कि क्या होता है, रिलेशंस होते हैं। ठीक। और क्या हो सकता है भाई, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। जबकि यहाँ पे क्या कहता है, फंक्शंस जो है जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को उसको फिक्स किया जाता है। ठीक। अब आ जाते हैं छठे पॉइंट पे। छठे पॉइंट या छठा प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल्स है, उसमें से जो है कि 5 प्रिंसिपल्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, है ना? किसी का मन कर रहा है कि आज मेरा मन कर नहीं कर रहा है काम करने का, आज मैं इस तरीके से काम कराने वाला हूँ। आज जितने भी, एक बॉस है, आज जितने भी मेरे नीचे के जितने भी वर्कर्स हैं, आज मैं दूसरे तरीके से काम करूँ, खुद कल दूसरे तरीके से किया था, आज मैं दूसरे तरीके से काम कराऊँ। ये मेरा खुद का इंटरेस्ट है भाई कि मैं इस तरीके से काम कराऊंगा, उस तरीके से काम कराऊंगा। जबकि वो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को जो है कि अचीव कर सके या ना अचीव कर सके। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जो है कि भाई कि जनरल इंटरेस्ट को लेना है, न कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को लेना है। ठीक। इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज। इससे करने का मतलब यही था, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, सुपरियर होना चाहिए। ठीक। रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, भाई कि अगर अगर ये दो एम्प्लॉयज है, सपोज कीजिए कि दो एम्प्लॉयज है, दोनों सेम लेवल पे हैं, एक को 5,000 रुपए दे रहा हो, छोटा रकम है बट अब छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में इतना ही समझते हैं। ठीक है, किसी एक को 6,000 रुपए दे रहे हैं, दोनों का काम सेम है, दोनों का ये एक ही जैसा काम है, दोनों एक ही लेवल पे है, तो क्या यह फेयर है? एक को 5,000 रुपए देना, एक को 6,000 रुपए देना? जनरल अगर देखा जाए फेयर नहीं है। ठीक। तो इसी तरीके से भाई कि जितने भी एम्प्लॉयज है उसको हिसाब से जो है कि देना चाहिए। रेम्युनरेशन किस हिसाब से देना चाहिए कि भाई कि जो है कि फेयर, मतलब कि एक तरीके से रिजनेबल जो है कि वेजेस देना चाहिए।
जितना मतलब कि उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से वह हो सके, ठीक। या फिर जो है कि एक मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए, बट एक एक जो है कि रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से उसको पैसे देना चाहिए, ताकि वह क्या हो सके, जो है कि अपने अपने बेसिक नेसेसिटी को कंप्लीट कर सके, ठीक है ना। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई कि इस तरह से होता है ना, ये ठीक है, ये एपेक्स है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, वो जो अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है किसी एक या कुछ लोगों के पास हो, तो उसे क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि भाई कि यह जो है कि जितने भी लोग हैं उसमें बैलेंस्ड रूप से क्या किया जा सके, उसको जो है कि एक तरीके से डेलीगेट किया जा सके, सब में बांट दिया जाए, ताकि क्या हो सके, आसानी से जो है क्या हो सके, वो मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ हम लोग अचीव कर सके, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डिपेंड करता है कि किस प्रकार के डिसीजंस है। जैसे मैनेजरियल डिसीजंस भाई की, फाइनेंशियल डिसीजंस क्या हो सकता है, फाइनेंशियल डिसीजन डिसेंट्रलाइज थोड़ी होगा, सेंट्रलाइजेशन होगा। जो ऊपर की बॉडीज है, जो मतलब कि मैनेजमेंट की बॉडी, वो सबसे टॉप लेवल मैनेजमेंट की बॉडी है, वो फाइनेंशियल लेवल पे देखेगी। लेकिन बाकी वो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड या कुछ ऐसे रिलेटेड होंगे, तो डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है। तो डिपेंड करता है वर्क बाई वर्क। स्कॉलर चेन के हिसाब से क्या होगी कि भी कोई भी अथॉरिटी या कम्युनिकेशन होगा, एक जो है कि प्रॉपर चेन की तरह से चलेगा। जैसे कि यहाँ से चलेगा तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से चलेगा, ठीक है। यानी कि ऊपर से नीचे हो सकता है, नीचे से ऊपर हो सकता है, एक एक जो है कि एक चेन के हिसाब से चलेगा, ठीक। और चेन को कोई तोड़ना पसंद नहीं करेगा। लेकिन कभी इमरजेंसी होगी तो जो है कि दो लेवल के, सेम लेवल के लोगों में बात हो सकती है। और इस जो है कि जो गैप होता है वो उसको भरने के लिए उसे क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक बोलते हैं, ठीक है। जो इन दोनों के बीच में, सेम लेवल के बीच में जो है कि कांटेक्ट होता है, उस कांटेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग गैंग प्लैंक बोलते हैं। यह जो है कि क्वेश्चंस आते हैं, है ना, ताकि एक एक से इधर किया जा सके, और ताकि ऊपर जो है कि डायरेक्ट धीरे धीरे करके जो है कि सुपीरियर को क्या किया जा सके, आसानी से कम्युनिकेट किया जा सके। अब आ जाते हैं ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, भाई ऑर्डर हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो पीपल एंड मटेरियल हो, तो वो जो है कि भाई कि किसके अप्रोप्रिएट टाइम के हिसाब से होना चाहिए, ताकि हमारा क्या हो सके, इफिशियंसी मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। A place for everything and everyone, and everything and everyone should be in designated places। थोड़ा सा जो है कि बोल नहीं पा रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत है, समझ गए होंगे इतना तो। ये इसको जो है कि आप पढ़ लीजिएगा, यह कभी कभी ये सेम जो है कि उठा करके दे देता है और पूछता है कि किसके बारे में कहना चाहता है, तो ऑर्डर बोलेगा तो आप ऑर्डर पे टिक लगा देंगे, ठीक। इक्विटी का मतलब क्या होना चाहिए, अभी वो 5,000 6,000 वाली बात कर रहे थे ना, वो यहाँ पे भी लागू होता है कि अगर कोई जितने भी गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज हु शुड बी ट्रीटेड एज फेयरली एज पॉसिबल। हम लोगों ने बात किया था कि भाई कि दो लेवल, एक ही सेम लेवल के लोग, सेम जो है कि नॉलेज है, सेम काम है, और दोनों को अलग अलग पैसा दे रहे हैं, तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। दोनों के बीच में जो है कि एक इक्विटी नहीं रहे, हम जो है कि नहीं कर पा रहे हैं।
मतलब एक इक्वलिटी जो है वो नहीं कर पा रहे, एक किसी दोनों के बीच में भेदभाव जरूर कर रहे हैं, तो उसको हटाया जा सकता है। उसको हमेशा हम क्या करने, फेयरली ट्रीट करना चाहिए, किसी भी मामले में हो, पैसे के मामले में हो, या फिर जो है कि और जो है मतलब कि क्या कह सकते हैं कि भी कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, रंग भेद के हिसाब से, नस्ली बोलते हैं इसे, कास्ट के हिसाब से नहीं करना चाहिए, या फिर मेल फीमेल जो है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हर किसी को क्या होना चाहिए, इक्विटी में, जो भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, हर किसी को जो है कि एक इक्वलिटी में ट्रीट करना चाहिए, ठीक। अगर इस तरह से नहीं होता है तो क्या होना चाहिए भाई, यह गलत बात है, और है ना, और बेवजह जो किसी को फेवर्ड या पनिश नहीं करना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल एम्प्लॉय टर्नओवर जो होता है कि भाई कि एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब समझ रहे होंगे कि भाई कि कौन सा पर्सन आ रहा है, कौन सा पर्सन जा रहा है, ठीक। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का, भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, इधर से पर्सन आ रहा है, इधर से जा रहा है, इन हो रहा है, आउट हो रहा है फ्रिक्वेंटली में, भाई कि 10 इन हुए, 10 आउट हुए, 10 इन हुए, 10 आउट हुए, महीने भर में 1,000 इन हो रहे हैं, 1,000 आउट हो रहे हैं, ठीक। एक तरीके से टर्नओवर उनका बहुत क्या हो जाता है, हाई होता जाता है। तो यह जो है कि एक गलत सिग्नेचर है। तो अगर इसमें अगर स्टेबिलिटी नहीं होगा तो क्या माना जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन का फेल्योर माना जाएगा। इस बात पे ध्यान रखना चाहिए, तो इसी को एम्प्लॉय टर्नओवर बोलते हैं, और इसको मिनिमाइज करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशनल में स्टेबिलिटी या एफिशिएंसी बनी रहे। सपोज कीजिए किसी को आपने अच्छा सिखाया और वह जो है कि क्या हो गया, चला गया, फिर कोई आया, फिर आपने उसको सिखाया, फिर वो चला गया, तो आपके फायदे की क्या बात हुई। तो कम से कम वह टिके, तो ऐसा हमको काम करना चाहिए, ठीक है ना। और यह जो है कि एक मिनिमम टेन्योर को जो है कि वो क्या करना चाहिए, उसको रखना चाहिए, कोई भी पर्सन आए और उसके रिजल्ट को देखना चाहिए। ओके। इनिशिएटिव इनिशिएटिव जो है कि दे कोई भी जो है काम करने से का, जो भी कोई काम करे, कोई अगर इनिशिएटिव ले रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, और उसको देखना चाहिए, उनके इम्प्रूवमेंट को देखना चाहिए। कोई भी फर्स्ट स्टेप ले रहा है तो, है ना। और उसको जो है कि उससे क्या होता है, उसका सेल्फ मोटिवेशन बढ़ता है, और थिंकिंग स्किल बढ़ती है, तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा फायदा होता है। कई बार आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति ने जो है कि इस कंपनी में वह बताने की कोशिश करता है, बट वह बात मानने को तैयार नहीं होते उसके हेड, और बाद में चल करके वह उसी उसी जो है प्लान के हिसाब से बड़ी कंपनी तैयार करता है, और जो है उस कंपनी से बहुत आगे चला जाता है। ऐसे हजारों कहानियां इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी, आप पढ़ सकते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं स्प्रेड द क्रॉप्स, यानी कि जो है कि मैनेजमेंट का मतलब ही ये हुआ है कि भाई कि टीम स्पिरिट, यूनिटी, हार्मनी जो है कि सारे एम्प्लॉयज के बीच में, इसका मतलब ही होता है ना। और यह जो है कि लैटिन वर्ड आए थे, तो इसको याद रखेंगे, स्प्रेड द क्रॉप्स, यह आता है, ठीक। क्योंकि यह जो है कि बड़ा ही यूनिक वर्ड है, और बहुत ही प्रभावित होते हैं एग्जामिनर, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओके। अब आ जाते हैं भाई कि हेनरी फेयल और एफ डब्ल्यू टेलर में जो है कि क्या डिफरेंसेस हैं, वह देख सकते हैं। ये- हेनरी फेयल क्या था कि भाई कि जितने भी उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था, उसके हिसाब से उन्होंने बांटा है। और जो है डब्ल्यू टेलर ने क्या वो किया है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। फोकस इनका क्या था, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन इनको क्या था कि प्रोडक्टिविटी हमको बढ़ानी है। ऊपर देखेंगे जब चाहे प्रिंसिपल आप पढ़ रहे होंगे, तो उसमें यही लग रहा है, ठीक। यह यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, लेकिन यह हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ स्पेशलाइज्ड सिचुएशंस पे एप्लीकेबल है। यह जो है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए बताते हैं, या जो है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए बताते हैं। और इसे क्या कहते हैं कि फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोलते हैं हेनरी फेल को,
और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं एफ डब्ल्यू टेलर को। यह याद रखेंगे, यह जो है कि क्या आता है, एमसीक्यूज आता है। ह्यूमन एलिमेंट की बात किया जाए तो ह्यूमन एलिमेंट के हिसाब से तो भाई कि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि भाई कि प्रोडक्शन, मतलब कि एक मिनट, देन ह्यूमन टू ह्यूमन एलिमेंट, यहाँ प्रोडक्शन को जो है कि बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भाई की स्टेबिलिटी, टेन्योर की बात कर रहे हैं, इक्विटी की बात कर रहे हैं, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, दो लोगों का प्रिंसिपल पढ़ा है, किसका किसका पढ़ा, हेनरी फेयोल और जो है एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या बोला भाई कि 4 प्रिंसिपल्स बोले, जो कि हेनरी फेयोल ने के 14 प्रिंसिपल्स बोले। ठीक है, तो याद रखेंगे जनरल मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट पे, इतना याद रखिएगा। और आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी हम लोग कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।